नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भारतीय इतिहास में अनेक राजा, महाराजा, राजवंश हो चुके हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने भारत में पूरे 1500 वर्षों तक अपना राज किया? और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अपना राज्य पूरे दक्षिण एशिया में भी फैलाया। मैं बात कर रही हूँ चोला डायनेस्टी के बारे में। चोला डायनेस्टी, जिसे चोल मंडलम नाम से भी जाना जाता है। चोल राजाओं ने सिर्फ अपने राज्य का विस्तार ही नहीं किया बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी परंपरा को पूरे दक्षिण एशिया में फैलाया। और 900 से लेके 1400 तक का जो इनका कार्यकाल था वो इनका स्वर्ण काल माना जाता है, जिसमें इनके 2 महान राजा हुए, राजराज चोल और उनका बेटा राजेंद्र चोल, जिन्होंने चोल राजवंश को एक शिखर पर पहुंचाया। हर क्षेत्र में इस कालखंड में चोल राजवंश अग्रसर था। जब चोल राजवंश शिखर पर था तो इनका राज्य लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। अब आप मुझसे कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आज की तारीख में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। चोलाज ने लगभग हर क्षेत्र में अद्वितीय सफलता हासिल की थी। कृषि, व्यापार, प्रशासन, कला, साहित्य, हर क्षेत्र अपनी चरम सीमा पर था। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी जो चोलाज को खास बनाती थी। किसी भी देश, राज्य, संस्था की सफलता का एक बड़ा हिस्सा होता है उसकी प्रशासन व्यवस्था। चोल राजवंश की प्रशासन व्यवस्था बड़ी ही मजबूत थी, बड़ी नियोजनबद्ध थी, अनुशासित थी। हर किसी के अधिकार, हर किसी का कर्तव्य बड़ी बारीकी से बांटा हुआ था और हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया करता था। चोल साम्राज्य 8 विभागों में बटा हुआ था, जिसे मंडलम कहा जाता था। मतलब चोल साम्राज्य के 8 मंडल थे। उसके बाद उसे फिर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था। कोट्टम, नादू, कुर्रम, ऐसे उनके नाम दिए थे। जैसे आज की तारीख में हम बोलते हैं देश, राज्य, जिला, तालुका, उसी तरह से। चोलास की दूसरी विशेषता थी उनकी नौसेना। उनकी नौसेना उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने राज्य का विस्तार लगभग पूरे दक्षिण एशिया में किया था। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया से होते हुए फिलीपींस तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी नौसेना में कई तरह के जहाज हुआ करते थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। बड़े जहाज इतने बड़े हुआ करते थे कि वो एक साथ उसमें लगभग 400 से 500 सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। और उसी तरह जो युद्ध में हाथी इस्तेमाल होते थे, उन हाथियों को भी ये जहाज में ही दूसरे देशों तक ले जाया करते थे और उन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। उनके दूसरे जो जहाज थे वो छोटे हुआ करते थे, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसी तरह से वो तकनीकी तौर पे भी बहुत ही उन्नत थे। उनमें कुछ ऐसी भी सुविधाएं होती थी कि अगर आपको सामने अपना दुश्मन नजर आए तो अपनी ही जगह से उन पर पत्थरों का बड़ी स्पीडली, बहुत तेजी से वो पत्थरों से वर्षाव करते थे। ऐसे बड़े ही तकनीकी तौर से उन्नत इनके जहाज हुआ करते थे। और इनकी नौसेना की एक और विशेषता है, वो दुनिया की सबसे पहली ऐसी नौसेना है जिसने महिलाओं को अपनी सेना में शामिल किया था। और सिर्फ सेना में शामिल ही नहीं किया था बल्कि महिलाएं युद्ध में भी भाग लिया करती थी। चोलाज अपने जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं करते थे, वो व्यापार के लिए भी अपने जहाजों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया करते थे। व्यापारियों को बहुत प्रोत्साहित करते थे और इन जहाजों की मदद से इनके व्यापारी दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों में जाके व्यापार किया करते थे। इनका व्यापार चीन के साथ बहुत बड़ी मात्रा में था। चोलास की तीसरी खास विशेषता है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनका भारतीय संस्कृति की तरफ, परंपरा की तरफ, साहित्य की तरफ, कला की तरफ देखने का नजरिया। उनका इन सब चीजों की तरफ देखने का नजरिया बहुत ही उदार था।
इन्होंने अपने राज्य का विस्तार ही नहीं किया था, बल्कि इन्होंने पूरे दक्षिण एशिया में अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी परंपरा को पहुंचाया था। आज भी जब हम ये देश घूमते हैं, जब हम ये देश देखने जाते हैं, हमें इसके अंश वहां दिखाई देते हैं। मलेशिया और फिलीपींस में आज भी संस्कृत टेक्स्ट हम देख पाते हैं। आज की तारीख में इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन आज भी वहाँ हिंदू संस्कृत नामों का इस्तेमाल होता नजर आता है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी 2004 में, उनका नाम था मेघावती सुवर्णपुत्री। ये एक संस्कृत नाम है। उनके पिताजी का नाम था सुवर्णो, जो उस देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी तरह से भारतीय संस्कृति का इन्फ्लुएंस हमें इन देशों में आज भी नजर आता है। हम सोच सकते हैं कि इन राजाओं का क्या प्रभाव रहा होगा उन देशों पर उस समय, कि आज 1000-1500 सालों बाद भी इन देशों में हमें उनका प्रभाव नजर आता है। इन राजाओं की एक और बड़ी खासियत थी, ये जब भी खुशी का मौका हुआ करता था, जब भी कुछ आनंद व्यक्त करना होता था, ये मंदिरों का निर्माण करते थे। इनके शासन काल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें से गंगाई कोंड चोलीश्वरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ऐरतेश्वर मंदिर, ये जो 3 मंदिर हैं, ये वास्तुकला के अद्भुत नमूने माने जाते हैं। 1987 में बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था और 2004 में ऐरतेश्वर मंदिर और दारासुरम मंदिर, इन 2 मंदिरों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बृहदेश्वर मंदिर एक भव्य मंदिर है, बड़ा शिव मंदिर है। इसकी खासियत ये है कि ये ग्रेनाइट से बनाया गया है और जहाँ ये मंदिर है वहां से करीब कई मीलों तक कहीं भी ग्रेनाइट नहीं है, कोई भी पत्थर वहां नहीं मिलता। उस काल में किस तरह से ये ग्रेनाइट लाए गए होंगे और इतना भव्य मंदिर बनाया गया होगा, ये अपने आप में एक बहुत ही अचरज भरी बात है। ये अपने आप में एक मिरेकल है। इस मंदिर की दूसरी खासियत ये है कि इसका जो गुंबर है उसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इसका जो शिखर है वो सुवर्ण शिखर, जिस पाषाण से बना हुआ है, उसका भार लगभग 80 टन है और वो एक ही पाषाण से पूरा कलश बनाया गया है। ये इस मंदिर के बारे में अगर हम जानकारी लेते रहें तो शायद एक पूरा अलग एपिसोड हमें बनाना पड़ेगा। इतना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है और उस काल में साहित्य का भी ये सुवर्ण काल माना जाता है। इन राजाओं ने सभी साहित्यिकों को बहुत प्रोत्साहित किया। कंबर द्वारा लिखित तमिल रामायण इसी काल में लिखा गया था, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण रामायण माना जाता है। इस काल में कृषि बहुत ही प्रगत थी। उस समय का सबसे पहला डैम चोलास द्वारा ही बनाया गया था और वो सबसे पहला पानी नियंत्रण संरचना माना जाता है। उसकी लंबाई 329 मीटर लंबी थी और चौड़ाई 20 मीटर चौड़ी थी और कावेरी नदी पर यह डैम बनाया गया था। खास बात यह है कि 1100 साल बाद भी आज भी तमिलनाडु में इस डैम का इस्तेमाल किया जाता है और लगभग 10 लाख एकड़ जमीन इसी डैम के पानी से सींची जाती है। इनकी सबसे खास विशेषता ये थी कि इनके जो ग्राम थे वो स्वयं पूर्ण थे। वो अपना शासन खुद चलाते थे। उस गांव के किसी योग्य व्यक्ति को चुना जाता था जो ग्राम सभा लिया करता था। हर महीने ग्राम सभा होती थी जहां हर गांव के व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ करती थी। उस गांव के मंदिर में ये ग्राम सभा ली जाती थी और इस ग्राम सभा का काम था गांव की हर जरूरतों को पूरा करना। सिंचाई, बाजार, औषधालय, विद्यालय, हर काम गांव खुद किया करता था। और खास बात यह है कि ग्राम के प्रशासन में केंद्र सरकार मतलब केंद्र शासन बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकता था। केंद्र सरकार को यह अधिकार ही नहीं था, इसीलिए ग्राम सभा स्वयं पूर्ण थी। ये सब देखने से ये पता चलता है कि सृजनशीलता, कलात्मकता, समय से आगे सोचने की आदत, नियोजनबद्धता, अनुशासन
और साहित्य को, कला को दिया जाने वाला प्रोत्साहन, इन सारी चीज़ों की वजह से ही चोलाज लगभग 1500 सालों तक अपना राज्य कर सके। ये सारी बातें बताने का उद्देश्य इतना ही है कि अपने भारत का गौरवशाली इतिहास हम अपने आगे की पीढ़ी तक पहुंचा सके, और वो भी अपने संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर और अपने इतिहास पर गर्व महसूस कर सके। आपको किसी और विषय में और अलग अलग विषयों में, जिस विषय में आप हमसे वीडियोस देखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस विषय में हम आगे के वीडियोस बनाएं। हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।